नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू इन अवर चैनल उत्तरादेव एजुकेशन। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ग्रेट राइटर के बारे में और उस राइटर का नाम है राजा राव। राजा राव। व्हेन वी टॉक अबाउट राजा राव, तो राजा राव एक फेमस नोवेलिस्ट रहे हैं, एक फेमस नोवेलिस्ट रहे हैं। नोवेलिस्ट के साथ साथ एक एसेइस्ट भी थे और एसेइस्ट के साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर के साथ साथ ये एक एज अ फिलोसोफर भी थे और फिलोसोफर के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थे। अगर इनकी राइटिंग्स की बात करें कि इनकी राइटिंग्स का जो इम्पैक्ट है उन कंट्रीज की अगर बात करें, यानी जहां जहां जिस जिस कंट्रीज में ये गए वहां के कल्चर, वहां के जो रिवाज है, वहां का जो बिहेवियर है और वहां की जो कल्चर है उसको भी इन्होंने मिंगल किया है अपनी वर्क्स में। और वो कंट्रीज थी, फर्स्ट तो आप जानते ही हैं कि वो इंडियन थे, यानी इंडिया, और दूसरा है फ्रांस। फ्रांस से भी ये बहुत अटैच थे, और तीसरा है ब्रिटेन। इनके वर्क्स में इन तीन कंट्रीज का भी जिक्र मिलता है, इन तीन कंट्रीज के लोगों का और इन थ्री कंट्रीज के कल्चर का भी जिक्र देखने को मिलता है। तो वो कंट्रीज है इंडिया, फ्रांस और ब्रिटेन। फिर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग बर्थ ईयर और डेथ ईयर के बारे में। तो अगर बर्थ ईयर की बात करें तो ही वॉज बोर्न इन 1908, यानी 1908 में इनका जन्म हुआ। और डेथ की अगर बात करें, डाइड की बात करें तो 2008 में इनकी डेथ। तो राजा राव एज अ great novelist, essayist, short story writer, philosopher and professor, and in 2008 he was died and the birth year of Raja Rao is 1908। और जो थ्री कंट्रीज है जिनसे बिलोंग करते हैं वो है इंडिया, यानी इंडिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इंडिया लिखेंगे यहाँ पर, इंडिया, फ्रांस और ब्रिटेन। इसके बाद डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स के बारे में कि कैसे कैसे इनके वर्क्स हैं, कौन कौन से इन्होंने वर्क्स लिखे हैं और उन वर्क्स में इन्होंने किस थीम पर अपने वर्क्स लिखे हैं। तो नेक्स्ट है कि जो राजा राव है, राजा राव बर्थ ईयर की अगर बात करें तो ही वॉज बोर्न इन 1908 इन मैसूर एंड डाइड इन 2008 इन टेक्सास, जो कहाँ है, यूएसए में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर राजा राव वाज बोर्न। तो ही वाज बोर्न इन मैसूर। इन विच ईयर ही वाज बोर्न? ही वाज बोर्न इन 1908। और इन विच ईयर ही वाज डाइड? तो इन 2008 ही वाज डाइड। और वेयर वाज ही डाइड? तो टेक्सास, यानी यूएसए, इन यूएसए ही वाज डाइड। तो 1908 में इनका जन्म हुआ और 2008 में इनकी डेथ हो गई। तो जो बर्थ प्लेस है इनका मैसूर है और डाइड हुई ये टेक्सास में, टेक्सास यानी जो यूएसए में है। अगर इनके वर्क्स की बात करें, राजा राव के अगर वर्क्स की बात करें तो इनके वर्क्स डीपली रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स, यानी इनके जो वर्क है, तब वो चाहे कांथापुरा हो, द सर्पेंट एंड द रोप हो,
या और कोई इनके वर्क्स हो या मीनिंग ऑफ इंडिया हो, तो सारे वर्क्स मोस्ट ऑफ द वर्क्स इनकी मेटाफिजिक्स पर बेस्ड है। और अगर मेटाफिजिक्स की बात करें तो मेटाफिजिक्स बात करती है बियॉन्ड रियलिटी की। मेटाफिजिक्स बात करती है जो रियलिटी से भी आगे जाते हैं। और अगर मेटाफिजिक्स और मेटाफिजिकल पोएट्री की बात इंग्लिश लिटरेचर में करें, आपके सिलेबस में वो पोएट्री है, दैट इज एज द मेटाफिजिकल पोएट्री। और इस मेटाफिजिकल पोएट्री में एज जो फादर थे इसके, यानी जो इसके फादर थे, द फादर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री वाज एज द जॉन डन। और एज अ टर्म के तौर पर इस मेटाफिजिकल पोएट्री को जो स्टार्ट किया था या नाम दिया था, वो दिया था डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन या सैमुअल जॉनसन। तो मेटाफिजिक्स वही बियॉन्ड डेथ, यानी जो जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद क्या होता है, वो सारा कोरिलेटेड होता है मेटाफिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाफिजिक्स। और जो राजा राव है, राजा राव के वर्क्स मेटाफिजिक्स पर ज्यादातर क्या है, बेस्ड है, यानी डीपली रिलेटेड इन मेटाफिजिक्स। अब इनके अगर अवार्ड की बात करें तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, ये इनको दिया गया इन 1964, यानी 1964 को इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। और स्पेशली इनके फेमस वर्क के लिए, इस वर्क का नाम था द सरपेंट एंड द रूप, यानी सरपेंट एंड द रूप, जो 1960 में पब्लिश हुआ। सरपेंट एंड द रूप जो 1960 में पब्लिश हुआ। फॉर द सरपेंट एंड द रूप राजा राव वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964। और 1960 में ये वर्क आया था, या 1960 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। साहित्य अकादमी अवार्ड के बाद अगर बात करें तो एक इनको न्यूज कैट इंटरनेशनल प्राइज भी दिया गया, यानी राजा राव को एक न्यूज कैट इंटरनेशनल प्राइज भी दिया गया। और न्यूज कैट इंटरनेशनल प्राइज दिया गया इनको इन 1988 में, यानी राजा राव वॉन द न्यूज कैट इंटरनेशनल प्राइज इन 1988। और किसके लिए? फॉर लिटरेचर के लिए, यानी साहित्य के लिए इनको न्यूज कैट इंटरनेशनल प्राइज दिया गया। और अगर इनके फादर की बात करें, यानी राजा राव के अगर फादर की बात करें तो इनके फादर का जो ऑक्यूपेशन था, इनके फादर ने निजाम कॉलेज, और जो निजाम कॉलेज है हैदराबाद में, यहां पर पढ़ाया है। और यानी निजाम कॉलेज जो हैदराबाद में है, इनके फादर ने यहां पर पढ़ाया है। और क्या पढ़ाया है इन्होंने? यहां पर पढ़ाया है एज अ टॉट कन्नड़, यानी कन्नड़ लैंग्वेज इन्होंने यहां पर पढ़ाई है। राजा राव के फादर ने कहां पर? निजाम कॉलेज हैदराबाद में। राजा राव जो है वो इन्होंने एड्रेस किया है द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज एंड द इंडिजिनस एक्सपीरियंस, यानी जो देसी एक्सपीरियंसेस था, जो इंडिजिनस एक्सपीरियंस था, और इंडिजिनस एक्सपीरियंस के साथ साथ जो एज द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज था, उस बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं राजा राव के बारे में। अगर लैंग्वेज की बात करें, अब बार बार राजा राव नहीं लिखूंगा,
अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जो इनकी रीजनल लैंग्वेज है, क्वेश्चन आता है इस पे भी, तो इनके पापा कन्नड़ पढ़ाते थे, तो कन्नड़ का इनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस रहा, और इनकी भी रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन मैसूर, तो इनकी रीजनल लैंग्वेज भी कन्नड़ थी। कन्नड़ के साथ साथ यू नो वेरी वेल कि कांथापुरा वॉज रिटन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश भी इनकी लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा है। और एक तीसरी लैंग्वेज इनकी थी जिसका नाम है फ्रेंच। तो जो राजा राव है, राजा राव इज एसोसिएटेड विद इंग्लिश, फ्रेंच एंड कन्नड़। और इसके बाद अगर इनके हम मेजर वर्क्स पढ़ें, मेजर वर्क्स रिटन बाय राजा राव, अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो मेजर वर्क्स में नंबर 1 सबसे फर्स्ट वर्क इनका आया था कांथापुरा। और ये जो कांथापुरा है, इट वाज पब्लिश्ड इन 1938। कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ था। और आफ्टर पब्लिशिंग ये इस नोवेल ने बहुत अपना नेम और फेम पाया। और आफ्टर इट जो कांथापुरा के बाद जो राजा राव थे वो फेमस हो गए। इस कांथापुरा के बाद दूसरा वर्क है इनका, वो था द सरपेंट एंड द रूप। द सरपेंट एंड द रूप, और जो आया था या पब्लिश हुआ था 1960 में। और इसके बाद 1964 में इस द सरपेंट एंड द रूप के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर। द कैट एंड शेक्सपियर, और इसका सब टाइटल है अ टेल ऑफ इंडिया। अ टेल ऑफ इंडिया, द कैट एंड शेक्सपियर, और सब टाइटल है अ टेल ऑफ इंडिया, जो पब्लिश हुआ था 1965 पे। आपने पब्लिशिंग ईयर भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पब्लिशिंग ईयर भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, कॉमरेड किरिलो। जो कॉमरेड किरिलो है ये पब्लिश हुआ था 1976 में। आफ्टर इट नेक्स्ट वर्क है इनका द ग्रेट इंडियन वे, और सब टाइटल है अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी द ग्रेट इंडियन वे। और द ग्रेट इंडियन वे का सब टाइटल है अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो 1998 में पब्लिश हुआ। और वी कैन से इट वाज एज द बायोग्राफी ऑफ गांधी। और ये जो फर्स्ट वर्क था जिससे इनको नेम और फेम मिला, ये वर्क बेस्ड ऑन पुराना, यानी पुराण पर, इंडियन फिलॉसफी मेटाफिजिक्स पर बेस्ड था, पुराण पर बेस्ड था। कौन? कांथापुरा। नेक्स्ट वर्क है इनका, स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट वर्क है ऑन द गंगा घाट। नेक्स्ट वर्क है राजा राव का ऑन द गंगा घाट, और ये ऑन द गंगा घाट पब्लिश हुआ था 1989 में। आफ्टर इट द नेक्स्ट वर्क इज एज द, बहुत फेमस वर्क है और ऐसे है द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया जो एक ऐसे है, और
It was published in 1986. It was published in 1996. 1996. It was published in 1996. Next work है The Policeman and the Rules. The Policeman and the Rules. और जो द पुलिसमैन एंड द रूल्स है ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, यानी स्टोरीज हैं जो आई थी 1978 में। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं और एप्लीकेशंस दिए हैं, और ये पब्लिश हुआ था 2015 में। और ये इनकी इसमें कलेक्टेड स्टोरीज हैं, यानी इसमें कलेक्टेड स्टोरीज है जो 2015 में यानी बाद में पब्लिश हुआ था। इसके बाद है The Chess Master and His Moves। The Chess Master and His Moves जो वर्क है इनका, ये पब्लिश हुआ था 1988। एक इनका वर्क है इन खानदेश स्टोरी है, इसको पब्लिशिंग ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। एक इनका कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का और बहुत फेमस भी है, इसका नाम है द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स जो है एक कलेक्शन है स्टोरीज का, काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड स्टोरीज, काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड स्टोरीज। और ये कलेक्शन है एक, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ 9 स्टोरीज, 9 स्टोरीज का कलेक्शन है, और ये पब्लिश होता है इन 1947 यानी 1947 में। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज पब्लिश होता है, जो एक कलेक्शन है 9 शॉर्ट स्टोरीज का। और इससे पहले हम डिस्कस किया था द मीनिंग ऑफ इंडिया का, द मीनिंग ऑफ इंडिया। तो जो द मीनिंग ऑफ इंडिया है हमने डिस्कस किया था कि ये पब्लिश हुआ 1996 में, और ये एक कलेक्शन है किसका, ऑफ एसेज का, यानी एसेज का एक कलेक्शन है द मीनिंग ऑफ इंडिया। राजा राव ने अपनी नोवेल, शॉर्ट स्टोरी और फिक्शनल वर्क लिखने के साथ साथ कुछ नॉन फिक्शनल वर्क्स भी लिखे हैं। तो अब डिस्कस करते हैं उनके नॉन फिक्शनल वर्क। व्हाट आर द नॉन फिक्शनल वर्क्स रिटन बाय राजा राव। तो इनके नॉन फिक्शनल वर्क है, नंबर 1 नॉन फिक्शनल वर्क, नॉन फिक्शनल वर्क्स। नंबर 1 चेंजिंग इंडिया। नंबर 1 है चेंजिंग इंडिया, जो एक एंथोलॉजी है, यानी कलेक्शन है पोएम्स का, एंथोलॉजी है, ये कलेक्शन है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट वर्क है इनका नॉन फिक्शन टुमारो
टुमारो। इसके बाद नेक्स्ट है वाइदर इंडिया। वाइदर इंडिया क्या लिखा जा रहा है? वाइदर इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है एज द ग्रेट इंडियन वे। द ग्रेट इंडियन वे, और जिसको हमने आगे समय में डिस्कस किया था कि द ग्रेट इंडियन वे का जो सबटाइटल है वो है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये भी एक नॉन फिक्शनल वर्क है इनका। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो द मीनिंग ऑफ इंडिया है ये इनका एक फेमस वर्क है और एसेस का कलेक्शन है। लेकिन एसेस का कलेक्शन तो है, लेकिन अपने आप में भी एक ये वर्क है, यानी अपने आप में भी ये एक ऐसे है जो इनका एक नॉन फिक्शनल ऐसे है और फेमस ऐसे भी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ और नोवेल्स ऑफ राजा राव वन बाय वन। तो जो सबसे फर्स्ट इनका नोवेल था उसका नाम था कांथापुरा। यू नो वेरी वेल कि कांथापुरा वॉज पब्लिश्ड इन 1938, यानी 1938 इज द पब्लिशिंग ईयर ऑफ कांथापुरा। तो कांथापुरा नोवेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नोवेल है और जो कांथापुरा है, कांथापुरा क्या है? कांथापुरा इसमें एक विलेज का नाम है। ये कांथापुरा एक गांव का नाम है, यानी कांथापुरा एक विलेज है। और एक इस कांथापुरा में एक लड़का है, इस लड़का का नाम है मूर्ति। और ये लड़का शहर गया है पढ़ने के लिए, सिटी में पढ़ा है, लेकिन जब ये अपने गांव कांथापुरा आता है तो कांथापुरा में ये देखता है कि यहां पर अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट है। कांथापुरा में कास्टिज्म चल रहा है। कांथापुरा में गांधी का जो आंदोलन है उस आंदोलन को एक इन्होंने माइलस्टोन देने के लिए काम किया। और ये जो मूर्ति है ये हमारा इस कांथापुरा नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। यानी प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर का मतलब है एज द मेन कैरेक्टर है मूर्ति आता है। अनटचेबिलिटी जो इसके गांव में कांथापुरा में चल रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। एक गांधीयन यानी गांधीयन फिलॉसफी को मानने वाला है जो मूर्ति है, ये फॉलो करता है गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करता है और अपने गांव में क्या करता है? प्रोटेस्ट करता है किसके खिलाफ? अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। यानी जो सोसाइटी में उसके गांव में जो अनटचेबिलिटी चल रही है उसको अपोज करता है। और जब अपोज करता है तो ये जो मूर्ति है ये एक बिलोंग करता है ब्राह्मीण फैमिली से। यानी ये मूर्ति जो है ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करता है। अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहता है अपने गांव से। बोलता है कि हम कोई अनटचेबिलिटी नहीं मानते, लेकिन जो उसके गांव के और लोग हैं वो मानते हैं और वो मूर्ति का भी विरोध करता है। मूर्ति को जेल में डाल दिया जाता है और जेल में जब इसको डाल दिया जाता है तो और कैरेक्टर जैसे रत्ना है और अचक्का है वो इस मूवमेंट को
क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ, जबकि मूर्ति जेल में है तो जेल के दौरान मूर्ति को सपोर्ट करते हैं और इस मूवमेंट को चलाते हैं। यानी अपने गांव में एक मूवमेंट स्टार्ट करता है, आंदोलन करता है, और ये आंदोलन जो था गांधी की फिलॉसफी पर बेस्ड था, यानी नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। ये जो आंदोलन था नॉन वायलेंस पर बेस्ड था। तो जब ये आंदोलन करता है अपने गांव में और प्रोटेस्ट करता है तो लोग इसका विरोध करते हैं, और लोग जब विरोध करते हैं तो अब और कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर इसमें अचक्का। मूर्ति तो हमारा प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है, लेकिन जो अचक्का है, अचक्का ये स्टोरी सुनाती है। ये अचक्का जो है हमारे इस नोवेल की नरेटर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द नरेटर ऑफ द कांतापुरा, तो अचक्का इज द नरेटर ऑफ द कांतापुरा। तो ये जो अचक्का है ये भी एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये सपोर्ट करती है किसको? ये सपोर्ट करती है मूर्ति को। और जो अचक्का है ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है, एक ओपन माइंडेड पर्सन है, एक ओपन माइंडेड पर्सन है, और ओपन माइंडेड नरेटर के साथ साथ ये गांधीयन रेजिस्टेंस को फॉलो करती है, और जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा है इसको रेजिस्ट करती है, यानी गांधी के साथ साथ इसका विरोध करती है या प्रतिरोध करती है। तो इस अचक्का ने स्टडीज किया है। क्या स्टडीज किया है? वैदिक लिटरेचर, यानी वेदास को इन्होंने पढ़ा है या वैदिक लिटरेचर को पढ़ा है, और वैदिक लिटरेचर को पढ़ने के साथ साथ योगा को भी इन्होंने पढ़ा है। किसने? अचक्का ने। उसके बाद इस नोवेल में एक कैरेक्टर है पटेल रंगे गौड़ा। पटेल रंगे गौड़ा, ये जो पटेल रंगे गौड़ा है, ये इस विलेज में इसको एज द टाइगर ऑफ द विलेज भी कहा जाता है, एज द टाइगर ऑफ द विलेज। बाद में, यानी जब ये देखते हैं कि मूर्ति जेल चला गया है, तो फिर ये लोग, यानी पटेल रंगे गौड़ा हु इज कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ द विलेज, ये भी सपोर्ट करता है मूर्ति को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोवेल, हमारे नोवेल कांतापुरा में, हम कांतापुरा नोवेल को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे नोवेल कांतापुरा में एक और कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का नाम है रत्ना। ये जो रत्ना है, जब रंगमा और मूर्ति, एक और कैरेक्टर है, रंगमा के बारे में हम डिस्कस नहीं किया था। रंगमा, जो रंगमा है ये इस विलेज की एक विडो है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। और रत्ना जो है, जब मूर्ति को जेल में डाल दिया जाता है, तो एट द टाइम ये रत्ना भी और रंगमा भी क्या करती है? सपोर्ट करती है, सपोर्ट द मूवमेंट, आंदोलन को सपोर्ट करती है। कहां पर? कांतापुरा गांव में। कांतापुरा गांव में कब? when मूर्ति was in जेल, जब मूर्ति कहां रहता है? जेल में रहते। राजा राव ने अपने इस नोवेल में ब्रुटैलिटी, मैल्ट्रीटमेंट को दिखाया है। ब्रुटैलिटी दिखाई है कि रंगमा इज अ विडो एंड
शी वॉज रेप्ड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इसमें, उस पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर है, इसका नाम है बड़े खान। और जब बड़े खान कांतापुरा में आते हैं तो जो गांव के लोग हैं, क्योंकि गांव के लोग, गांव में अनटचेबिलिटी प्रेवलेंट है, केवल मूर्ति एक ऐसा पर्सन है, मूर्ति एक ऐसा पृष्ठ है जो उसको अपोज करता है। तो इस बड़े खान को कहीं पर भी रूम नहीं दिया गया, कहीं कहीं पर भी इसको रहने के लिए नहीं दिया गया। और ये जो बड़े खान है एक पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है एक जयराम चरण। जयराम चरण गांव में ही मूर्ति को एक शिवलिंग दिखता है और मूर्ति उसकी स्थापना करते हैं। मूर्ति जब उसकी स्थापना करता है, मूर्ति मतलब हमारा कैरेक्टर, हमारा प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर स्थापना करते हैं, तो ये एक जयराम चरण नाम के व्यक्ति को बुलाते हैं। जो जयराम चरण ने वहां पर एक कथा कर दी। कथा यानी एक, उन्होंने रिलीजियस डिस्कोर्स करना है, यानी धार्मिक प्रवचन देने हैं जयराम चरण ने। और अब जयराम चरण अपने रिलीजियस डिस्कोर्स स्टार्ट करता है। और जब ये रिलीजियस डिस्कोर्स अपना स्टार्ट करता है तो ये कहता है राम, भगवान राम। तो राम कौन है? राम भगवान गांधी। और फिर ये बात करता है किसकी? रावण की, रावणा। तो रावण कौन है? जो ब्रिटिश है, जो ब्रिटिश हैं वो रावण है, यानी जो ब्रिटिश हैं वो रावण है। और हमें छुड़ाना है किसको? सीता माता को। हमें छुड़ाना है किसको? सीता माता को। और सीता माता कौन है? भारत माता। सीता माता कौन है? भारत माता। यानी सीता माता कौन है? इंडिया। तो ये रिलीजियस डिस्कोर्स करते हैं और गांधीयन फिलॉसफी को एक रिलीजियस डिस्कोर्स के थ्रू पूरे गांव के लोगों को अवेयर करते हैं। कौन? जयराम चरण। और ये जयराम चरण रिलीजियस डिस्कोर्स यानी एक हरि कथा करते हैं। क्वेश्चन आता है कि हरि कथा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज एंड टू टेल द गांधीयन फिलॉसफी टू द पीपल ऑफ द विलेज। तो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट नोवेल? तो द नेम ऑफ दैट नोवेल इज कांतापुरा। नाउ हरि कथा स्ट्रेटेजिकली यूज की जाती है एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस राइजिंग के लिए, यानी लोगों को कॉन्शियस करने के लिए, लोगों को कॉन्शियसली अवेक करने के लिए, जगाने के लिए रिलीजियस डिस्कोर्स किया जाता है, हरि कथा की जाती है। और जो इस गांव के अनटचेबल लोग हैं उनको कहा गया है परिहास। परिहास यानी अनटचेबल पीपल ऑफ कांतापुरा, यानी कांतापुरा के अनटचेबल पीपल को परिहास किया गया, यानी परिहास कहा गया। PARIAHS, परिहास, परिहास कहा गया। और जो कांतापुरा नोवेल है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो कांतापुरा नोवेल है, कांतापुरा जो नोवेल है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये बेस्ड है पुराण पर, बेस्ड ऑन पुराना। और इसमें एक इटर्नल स्ट्रगल दिखाया गया है। इस नोवेल में इटर्नल
स्ट्रगल दिखाया गया है, इटर्नल स्ट्रगल दिखाया गया है किसके बीच में, गुड और एविल के बीच में, यानी अच्छाई और बुराई के बीच में एक निरंतर चलता हुआ कंटिन्यूअसली एक स्ट्रगल दिखाया गया है गुड और एविल के बीच में। और नोवेल गांधीयन स्ट्रगल की भी बात करता है, नोवेल गांधीयन स्ट्रगल की भी बात करता है कि कैसे गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, पोर्ट्रेट करता है गांधीयन स्ट्रगल को, यानी गांधीयन स्ट्रगल ऑफ कब का, 1930 का, यानी 1930 के क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की झलकियां भी हमें इस नोवेल कांतापुरा में देखने को मिलती है कि हाउ गांधी स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन द 1930s फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो हमने डिस्कस किया कि यंग मूर्ति आया कहां से, सिटी से, नए आइडियाज को लेकर, कट अक्रॉस एन एंशिएंट बैरियर्स ऑफ कास्ट टू यूनाइट द विलेजर्स इन नॉन वायलेंट एक्शन। यानी ये जो मूर्ति है, मूर्ति ने यूनाइट करना चाहा, यानी यूनाइटेड द विलेज, विलेज को, गांव को एक करना चाहा, यूनिटी में बांधना चाहा कि पूरे गांव को मैं यूनिटी में बांधूं। और एक और है यहां पर केंचम्मा, केंचम्मा, केंचम्मा यहाँ की एक बेटी है, यानी एक देवी है यहाँ की, और लोग इसकी पूजा करते हैं केंचम्मा की। और जो मूर्ति है, मूर्ति भी केंचम्मा को मानता है, वो केंचम्मा एक इस गांव की बेटी है। और जो कांतापुरा गांव है, टेम्पल है इनका, केंचम्मा देवी का टेम्पल इन हिल अबव कांतापुरा, कांतापुरा के ऊपर केंचम्मा देवी का मंदिर है। और गांव के लोग, यानी कांतापुरा के लोग केंचम्मा को मानते हैं। और जो हमारी नरेटर थी अचक्का, वो एक ओल्ड लेडी थी, वो एक ओल्ड लेडी थी, और वो हमें नरेट करती है स्टोरी को। और इसके साथ साथ उन्होंने वहां की वुमेन को भी अवेयर किया, और ट्रेडिशनली तरीके से फ्लैशबैक में हुई है क्या कहानी सुनाती है। अब लास्ट में जब मूर्ति को जेल डाला जाता है, तो जो रंगम्मा है, और रंगम्मा के साथ साथ जो दूसरी कैरेक्टर है रत्ना, वो सपोर्ट करती है इस मूवमेंट को। प्रोटेस्ट में पुलिस गोली भी चलाती है, तब भी कांतापुरा के जो प्रोटेस्टर्स है, यानी देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया कि पुलिस प्रोटेस्ट करती है, कांतापुरा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस गोली चलाती है, लेकिन फिर भी कांतापुरा के लोग वायलेंस नहीं करते, हिंसा नहीं करते, नॉन वायलेंट तरीके से काम करते हैं। और फाइनली इस गांव में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। और खुशहाली आने के साथ साथ जो इनका गांव है, इनके गांव में जो प्रोटेस्ट होती है, और लास्ट में गांव के लोग गांव को जला देते हैं, पूरे गांव को जला देते हैं, कांतापुरा को जला देते हैं। और दे सेटल्ड इन अनदर विलेज, और उस विलेज का नाम था एज द काशीपुरा, काशीपुरा। यानी ये अपने विलेज को बर्न कर देते हैं, और काशीपुरा विलेज में, यानी काशीपुरा विलेज में चले जाते हैं। और इस गांव के लोग, यानी काशीपुरा के लोग, द पीपल ऑफ काशीपुरा, द पीपल ऑफ काशीपुरा वेलकम टू द विलेजर्स ऑफ कांतापुरा। और इसके बाद देखने को मिला कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया अनटचेबिलिटी से, लेकिन जो भी समाज में, जो सोसाइटी में बुराइयां थी, उसको भी इन्होंने
प्रोटेस्ट किया और तब देखा गया कि गवर्नमेंट ने इनके एरियाज में, इनके मार्केट में जो 24 वाइन शॉप थी उनको भी बंद किया गया। और फाइनली नोवेल हमारा एंड होता है काशीपुरा, हाउ द पीपल ऑफ काशीपुरा वेलकम द पीपल ऑफ कांतापुरा। इसके बाद नेक्स्ट वर्क है राजा राव का। द नेक्स्ट वर्क इज एज द serpent and the rope, the serpent and the rope। ये भी इनका नोवेल है द सर्पेंट एंड द रूप, और द नोवेल द सर्पेंट एंड द रूप was published in 1960। In the starting of the writer we discussed about how Raja Rao won the साहित्य अकादमी अवार्ड। तो इसी द सर्पेंट ऑफ द रोप के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया इन 1964 में, और फॉर द सर्पेंट एंड द रोप के लिए। तो द सर्पेंट एंड द रोप जो इनका एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल भी है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, और कभी कभी आता है कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, सेमी नहीं आता है, तो आपने उस कंडीशन में भी करेक्ट आंसर लिखना है कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। जो सर्पेंट एंड द रूप है दैट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल बाय राजा राव। तो ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है राजा राव का, और साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया इस नोवेल को इन 1964 में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर कैरेक्टर्स। अब हम अगर मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो मेजर कैरेक्टर में जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका नाम है रामास्वामी। जो रामास्वामी है ये हमारे नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर, यू नो वेरी वेल दैट प्रोटोगोनिस्ट मीन्स एज द मेन कैरेक्टर। प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है रामास्वामी, और इस रामास्वामी के थ्रू राजा राव ने वैदिक फिलॉसफी हमें बताई है कि ये जो रामास्वामी है वैदिक फिलॉसफी को फॉलो करता है, और वैदिक फिलॉसफी के साथ साथ इस नोवेल में राजा राव ने नॉन डुअलिज्म की भी बात की है। नॉन डुअलिज्म यानी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है डुअलिज्म यानी द्वैतवाद, और दूसरा होता है नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैतवाद। जो द्वैतवाद के लोग थे उन्होंने शरीर और आत्मा को माना, शरीर और आत्मा, या शरीर आत्मा इन दो बॉडी है, दो बॉडी स्ट्रक्चर है। और जो नॉन डुअलिज्म वाले थे अद्वैतवाद में, उन्होंने दोनों भी नहीं माना। तो नॉन डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो राजा राव ने अपने इस वर्क में दिया है। भले नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट किसी और ने दिया है, लेकिन नॉन डुअलिज्म को उन्होंने इसमें फॉलो किया है। किसने? राजा राव ने अपने द सर्पेंट एंड द रोप में। तो ये जो नोवेल है रामास्वामी, ये प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है। प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर के साथ साथ ये हमारा नरेटर भी है, यानी ये नोवेल को नरेट भी कर रहा है, यानी नोवेल को सुना भी रहा है। और नरेटर के साथ साथ ये एक यंग एजुकेटेड पर्सन भी है। तो नोवेल में रामास्वामी जो कैरेक्टर है
हमने कहा कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है या सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, इसका मतलब है रामा रामास्वामी खुद राजा राव है। राजा राव ने अपना नाम रामा रामास्वामी अपने इस नोवेल में रख दिया। तो यंग एजुकेटेड मैन है और ये फ्रांस आते हैं, इस फ्रांस आते हैं और फ्रांस में यानी फ्रांस में इनकी मीटिंग होती है कैरेक्टर के साथ और कैरेक्टर का नाम है मेडलिन। ये मेडलिन एक फ्रेंच गर्ल है और इन द फ्रांस, ये फ्रेंच गर्ल है और इन द फ्रांस जो रामा रामास्वामी है ये अटैच्ड हो जाते हैं मेडलिन से। और जब मेडलिन से अटैच हो जाते हैं तो ये इससे मैरिज कर लेते हैं, मैरिज बाय रामा या मैरिज बाय रामा रामास्वामी, यानी मैरिज बाय रामा रामास्वामी टू मेडलिन। और रामा मैरिज करते हैं इस मेडलिन से और मेडलिन जो एक फ्रेंच वुमन है। इस नोवेल में हमने कहा कि नॉन डुअलिज्म की भी बात हो रही है, हमने कहा कि मेटाफिजिक्स की भी बात हो रही है और मेटाफिजिक्स के साथ रामा रामास्वामी की थॉट प्रोसेस की भी बात हो रही है। तो जब रामा रामास्वामी की थॉट प्रोसेस की बात हो रही है, मेटाफिजिकल की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस नोवेल में क्या है, एज द थॉट प्रोसेस ऑफ राजा राव थ्रू, किसके थ्रू रामा या थ्रू रामास्वामी। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। तो ये एक क्वेश्चन आता है कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, बाय राजा राव। तो द सर्पेंट एंड द रोप जो है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी है और इसमें इन्होंने एज अ स्पिरिचुअली यानी रामा रामास्वामी के थ्रू बात की है। रामा और मेडलिन का नेक्स्ट पेज लेकर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम डिस्कस कर रहे हैं द सर्पेंट एंड द रोप को। रामा रामास्वामी ने मैरिज कर ली है मेडलिन से और मेडलिन और रामा रामास्वामी का एक अब बेटा हो गया और इस बेटे का नाम है कृष्णा। अब आप बोल रहे होंगे कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी नाम क्यों दिया? तो रामा एज अ राम, कृष्णा एज अ लॉर्ड। तो इन कैरेक्टर को जब उन्होंने उठाया है और थॉट प्रोसेस, मेटाफिजिक्स, नॉन डुअलिज्म की बात की है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सर्पेंट एंड द रोप क्या है, एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी है। तो कृष्णा रामा और मेडलिन का बेटा है, रामा एंड मेडलिन्स सन, और इनके सन का नाम है कृष्णा। एक और कैरेक्टर है इसमें सावित्री। अब मेडलिन से मैरिज करने के बाद जो रामा रामास्वामी हमारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर फॉल इन लव हो जाता है। रामा फॉल इन लव विद सावित्री, और ये सावित्री मोर अट्रैक्टिव लेडी है, मोर अट्रैक्टिव गर्ल है और एक कैम्ब्रिज की स्टूडेंट है, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कैम्ब्रिज की स्टूडेंट है। इस नोवेल में द सर्पेंट एंड द रोप में राजा राव ने इंग्लैंड की बात की है, राजा राव ने इंडिया की बात की है, और क्योंकि ये सावित्री जो है एक इंडियन गर्ल है और इन्होंने फ्रांस की बात की है, यानी फ्रांस में जब वो मेडलिन से मिली। ये भी कहा जाता है कि जब राजा राव का फर्स्ट मैरिज हुई तो फर्स्ट मैरिज उनकी डिसकंटिन्यू हो गई, ज्यादा अच्छी नहीं चली, तो इसलिए
उन्होंने ये नोवेल लिखा है एज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, द सर्पेंट एंड द रूप। और इस नोवेल में सावित्री जो कैम्ब्रिज स्टूडेंट है, रामा फॉल्स इन लव हो जाता है किससे? इस सावित्री से। और थॉट प्रोसेस दिखाई गई है इसमें रामा की, एक वेदांतिक फिलॉसफी दिखाई गई है इस नोवेल में। वेदांतिक फिलॉसफी दिखाई गई है। वेदांतिक फिलॉसफी के साथ साथ पुराणास दिखाए गए हैं, पुराण दिखाए गए हैं, वेदांतिक फिलॉसफी दिखाई गई है, थॉट प्रोसेस दिखाई गई है। थॉट प्रोसेस दिखाई गई है किसकी? रामा रामास्वामी की, राजा राव की रामा रामास्वामी कैरेक्टर के थ्रू। नॉन डुअलिज्म को दिखाया गया है, नॉन डुअलिज्म को दिखाया गया। इट मीन्स कि हमारा ये नोवेल जो है क्या है? एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, यानी हमारा ये नोवेल एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके बाद जो एक और कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम है प्रताप सिंह। और जब रामा रामास्वामी फॉल इन लव हो जाते हैं सावित्री से, तो आफ्टर दैट फाइनली सावित्री को जब वो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद एक कैरेक्टर आते हैं प्रताप सिंह, और फाइनली प्रताप सिंह मैरिज सावित्री। यानी एट लास्ट नोवेल के एंड में ये प्रताप सिंह मैरिज करते हैं, मैरिज सावित्री, यानी सावित्री से इनकी मैरिज होती है। किसकी? प्रताप सिंह की। और जो नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट था, वो नॉन डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो आदि शंकराचार्य का था, आदि शंकरा। और इसी आदि शंकराचार्य के कॉन्सेप्ट को अपने इन्होंने रामा के थॉट प्रोसेस के थ्रू अपने इस नोवेल द सर्पेंट एंड द रूप में लगाया है। और प्रताप सिंह इवेंचुअली मैरिज करते हैं किससे? सावित्री से। और रामास्वामी की थॉट प्रोसेस को दिखाया गया है नोवेल में, और वेदांतिक फिलॉसफी और आदि शंकरा की नॉन डुअलिज्म को दिखाया गया है। और इट ऑल्सो डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेशन को दिखाया गया है, यानी इस नोवेल में इमिग्रेशन को भी दिखाया गया है। इमिग्रेशन यानी कैसे इस कंट्री में इमिग्रेट होते हैं, कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, इसको भी इस नोवेल द सर्पेंट एंड द नोवेल में दिखाया गया है। और नोवेल डिस्क्राइब करता है रामास्वामी का सर्च एंड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड सर्च फॉर क्वेस्ट एंड ट्रूथ फॉर सेल्फ नॉलेज को। तो राजा राव की क्लास में हमने आज इतना ही डिस्कस किया, और आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे। आप भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, यू मे एक्सेस टू अस। तो हैव अ गुड डे। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अपना रिवीजन जरूर करें। और अगर प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी की अगर बात करूं, तो आपने लिटरेचर को भी उतना ही टाइम देना है, वोकैबुलरीज को भी उतना ही टाइम देना है, और ग्रामेटिकल पोर्शन को भी उतना ही टाइम देना है। और हमेशा रिवीजन करें, अपना टाइम निकालें, कम से कम 2-3-4 घंटे लिटरेचर के लिए, वैसे 3-4 घंटे वोकैबुलरी के लिए, और वैसे ही 3-4 घंटे ग्रामर के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। और इस कंपटीशन के दौर में आपको जरूरत है कि कम से कम 12 से 15 आवर्स आप अपनी स्टडी करें। और जब 12 से 15 आवर्स आप अपनी स्टडी करेंगे, अपने पे विश्वास रखें, बिलीव रखें, और विश्वास रखने के साथ साथ अपनी अच्छे से स्टडी करें, और आपको बहुत बेस्ट विशेष।